नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ड्स एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग आए दिन कुछ नए नए शब्द सुनते रहते हैं। वे शब्द काफ़ी चर्चा में भी रहते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि उन शब्दों में से कुछ शब्दों की चर्चा हम लोग टाइम टाइम पे करते रहें। तो आज उसी के क्रम में हम लेकर आए हैं एक नया शब्द है। सबसे देखिए टाइटल, आप शीर्षक पहले समझिए शीर्षक क्या है। शीर्षक है स्वच्छ ईंधन, स्वस्थ जीवन, सुरक्षित भविष्य। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि स्वच्छ ईंधन होने से स्वस्थ जीवन कैसे होगा, हमारा भविष्य सुरक्षित कैसे होगा। लेकिन हमारा जो टॉपिक मेन है वो है ऊर्जा के स्रोत। उसमें भी हम शब्द हमारा जो है नवीकरणीय ऊर्जा है। देखिए मेन हमारा शब्द नवीकरणीय ऊर्जा ही है जिस पे हमको बहस करनी है या बात करनी है, ठीक है। लेकिन हम अगर किसी पार्ट को उठा के सिर्फ अकेले उसी की बात कर रहे हैं तो हम किसके सापेक्ष बात करेंगे। कोई तो अच्छा बुरा करने के लिए, तुलना करने के लिए होना चाहिए ना दूसरा उसका कुछ। इसलिए हम उससे रिलेटेड जो भी उसका बैकग्राउंड है प्लस उसके कंपैरिजन में क्या क्या शब्द हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। मेन हमारा फोकस नवीकरणीय ऊर्जा पे है, लेकिन हम उसको समझने के लिए पूरा ऊर्जा ही पढ़ेंगे, यानी ऊर्जा के स्रोत। चलिए, जैसा कि हम यहाँ पहले से लिखे हैं ऊर्जा के स्रोत कितने होते हैं। तो देखिए आप बेसिकली जान लिए ऊर्जा के दो स्रोत हैं। जैसे एक तो पहले आप देखिए, आप शुरुआत से पढ़िए। तो पहले एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है या अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, या इसको नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं। जैसे आप कभी सुनते होंगे कोई कागज़ वगज होता है, एक्सपायर हो जाता है, यानी कि डेट उसकी एक्सपायर हो जाती है, तो बोलते हैं हम रिन्यूअल करवाने जा रहे हैं। तो रिन्यूअल मतलब क्या होता है, मतलब अब वो काम लायक मतलब है नहीं, लेकिन हाँ उसमें कुछ हम अपडेट कर दें तो फिर वो उतना ही काम करेगा। तो रिन्यूअल मतलब जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, वही चीज़ है। तो यहाँ पर आप जानिए, पहले हम अगर स्रोत की बात कर रहे हैं उसमें है परंपरागत ऊर्जा स्रोत, या उसको कह सकते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। ये सब एक ही नाम है। इनको एक या उसको समाप्त ऊर्जा स्रोत भी कहते हैं। समाप्त क्यों? क्योंकि वे समाप्त हो जाते हैं या समाप्त हो सकते हैं या समाप्त होने के कगार पे है, तो ये समाप्त हो सकते हैं। ये सब चीज़ें उसी से रिलेटेड हैं। चलिए इन सब के बारे में हम बात करेंगे ऊर्जा के बारे में, ठीक है। तो एक बार आप यहाँ समझ लीजिए, जैसे हम कह रहे हैं ऊर्जा के कितने स्रोत हैं, यहाँ हम लिख रहे हैं ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत मुख्यतः हम ऊर्जा के दो स्रोत दिखाए हैं। एक अनवीकरणीय जिसको परंपरागत भी बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं, और दूसरा स्रोत है नवीकरणीय, जो हमारे आज क्लास का मुख्य टॉपिक रहेगा। मुख्य बातें इसी पर रहेंगी, ठीक है। चलिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या गैर परंपरागत या रिन्यूएबल या अक्षय या भविष्य का ईंधन, सबका मतलब एक ही है। मतलब एक का मतलब देखिए शब्द अलग अलग हैं, थोड़ा सा अर्थ भी सबके अलग है, लेकिन सब एक ही शब्द के आसपास घूमते हैं सारे के अर्थ, ठीक है। चलिए इन सब के बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। पहले आप समझने की कोशिश करिए कि जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत, अभी तक आप क्या ऊर्जा या ईंधन के रूप में आप क्या यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम बात कर रहे हैं, आप बाइक चलाते होंगे तो उसमें तो कोई ईंधन डालते होंगे। ईंधन मतलब आप जरूरी थोड़ी ना है कि आप उसको अपने हाथ से ही जला दें तभी ईंधन होगा, नहीं। अगर पेट्रोल आप वहाँ डाल के चला रहे हैं बाइक में, तो वो भी उसका भी दहन होता है अंदर, वो भी जलता है, तो वो भी एक ईंधन ही है, ठीक है। तो ईंधन की डेफिनेशन ही यही है, जिसको जलाने से हमको एनर्जी मिले, ठीक है, वो ईंधन है। ईंधन के रूप में आप लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो हर जिसका जहाँ काम होगा उस टाइप का हम ईंधन यूज करते हैं। जैसे गांव में आप बात कर रहे हैं तो गांव में खाना बनाने के लिए लकड़ी यूज करते हैं, उपला यूज करते हैं। कुछ थोड़ा सा आगे जो बढ़े हैं वो गैस सिलेंडर यूज करते हैं। चीज़ें धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ती हैं, लेकिन ये सब यूज कर रहे हैं तो ठीक है। गाड़ी में हम मतलब गाड़ी में पेट्रोल डाल कर चला रहे हैं वो भी ठीक है, वो सब यूज करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकार जोर दे रही है कि नहीं आप इसका कम यूज करिए, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा पे ज़्यादा डिपेंड रहिए। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा पे इतना जोर दिया जा रहा है। चलिए हम देखिए, हम कोई चीज़ नहीं अपनाते क्यों हैं, क्यों पुरानी चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, या उसके समय के हिसाब से वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं इस वातावरण में, ठीक है, तो हम उसको बदलते हैं। तो इसका जो हम पहले से यूज करते थे, देखिए ये क्या है, अनवीकरणीय है, परंपरागत है, नॉन रिन्यूएबल। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, इस देखिए यहाँ लिख रहे हैं, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कौन कौन से ईंधन होते हैं। इसमें कोयला होता है, ठीक है, खनिज तेल होता है, खनिज तेल होता है, पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम होता है। अब आप प्राकृतिक गैस भी मान सकते हैं, या खनिज गैस, या मतलब जो भी आप वो भी कह सकते हैं। चलिए हम लिख दे रहे हैं, यानी कि प्राकृतिक गैस, ठीक है, प्राकृतिक गैसें। ये सब चीज़ें आती हैं किस में, ये सब आती है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में, यानी जिनको हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते। दोबारा कैसे नहीं प्राप्त कर सकते, देखिए ये ऐसी चीज़ें हैं, कोयला, पेट्रोल, इन सब का निर्माण करोड़ों लाखों वर्ष
पहले प्राकृतिक क्रियाओं से हुआ, ठीक है। आप अपने इससे कर सकते हैं, लेकिन वो जो हुआ है उसको मतलब कोयला बनाने के लिए आपको सोचिए इसका कन्वर्जन कैसे कोयले को होता है। कोयला ये सब ये पेड़ पौधों से ही मिलकर बनता है, ठीक है। लेकिन इसका जो है इसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं या करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो अगर ये ख़त्म हो जाएंगे तो क्या दोबारा आप बना लेंगे? अगर आज से बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सोचिए कि अगर आज से कोई भंडार बनना कहीं स्टार्ट हुआ, सोचिए लाखों वर्ष बाद मिलेगा, तब तक का भविष्य क्या होगा कौन जान रहा है। चलिए, तो कहने का मतलब ये जो अब तक जो चीज़ें बनी हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, खनिज तेल हो गया या प्राकृतिक गैसें हो गई, ये सब इनका सीमित भंडार है, मतलब ये ख़त्म होते जा रहे हैं। इंसान उसका यूज कर रहा है। देखिए अपने भारत में ही नहीं, सब जगह यूज कर रहे हैं, क्योंकि पूरा विश्व है और सब जगह कुछ ना कुछ संसाधन पाए जाते हैं ऊर्जा के। सब लोग अपने अपने संसाधन का बुरी तरह दोहन कर रहे हैं। दोहन क्यों कर रहे हैं? उसी पे पूरा डिपेंड है। इतने कारखाने चल रहे हैं, इंडस्ट्री चल रही है, आप देख रहे हैं इतने व्हीकल चल रहे हैं रोड पे, और बाकी चीज़ें घरेलू चीज़ें भी सब उसी के सहारे कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। अब आप सोचेंगे नहीं लाइट भी यूज करते हैं, अरे भाई लाइट आप यूज करते हैं, वहाँ मान लीजिए आप तेल नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन लाइट बनती कैसे? लाइट को भी बनाने के लिए तो कोयले की जरूरत होती है ना। अगर देखिए मैक्सिमम अपने इंडिया की बात कर रहे हैं तो मान चलिए मैक्सिमम यानी कि 75% से एबव थर्मल पावर प्लांट से ही लाइट प्रोड्यूस की जाती थी, तो वहाँ भी कोयला जल रहा है। तो कहने का मतलब ये ऐसे संसाधन है जो दिन पर दिन ख़त्म होते जा रहे हैं और दोबारा इनको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगर हम इन्हीं पे डिपेंड रह गए तो आने वाले टाइम में जब ये ख़त्म हो जाएंगे तब आप क्या करेंगे? तब आपके पास अगर संसाधन ही नहीं ऊर्जा के, तो आप अपने इंडस्ट्री या व्हीकल ये सब जो कार मोटरसाइकिल जो भी है कैसे आप चलाएँगे? कोई रास्ता आपके पास बचेगा? अचानक सब खत्म हो गया तो सब के सब ठप, यानी पूरी आर्थिक गतिविधि ही ठप हो जाएगी सबकी। और जो मतलब देश कह सकते हैं पूरा विश्व ही, पूरा अर्थव्यवस्था धड़ाम से नीचे गिरेगी और सबके समझ लीजिए 50 साल पीछे आ जाएंगे, ठीक है। कोई अरे भाई चलाने के लिए जब कुछ बचेगा ही नहीं तो आप कैसे चलाएंगे? इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा, उसमें प्रोडक्शन होता है, हो सकता है किसी भी चीज़ आप मान लीजिए मतलब वस्त्र का ही प्रोडक्शन हो रहा है, अब वहाँ लाइट से चल रही तो लाइट बन ही नहीं पा रही तो कैसे चलेगा मशीन? तो ये सब चीज़ों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। मेन प्रॉब्लम है इनके जो भंडार है सीमित है, ये लिमिटेड भंडार होने का ख़त्म होने के कगार पे है। अगर हम इसी पे डिपेंड रह गए तो आने वाले टाइम में हमको देर नहीं लगेगी, हमारी अर्थव्यवस्था वहीं की वहीं रुक जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पुराने जीवन में फिर आ जाएंगे, जो 50-60 साल पहले जैसी ज़िंदगी थी वैसे फिर हो जाएगी। जो आप इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, एक धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि उनको चलाने के लिए हमारे पास संसाधन ही नहीं होगा। चलिए ये बात हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? आप जब कोयला जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, कुछ भी जलाते हैं, उसमें कार्बन के जो होते हैं ऑक्साइड निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब के ऑक्साइड निकलते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण को काफ़ी प्रदूषित करते हैं। इससे आप जान रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण से ओजोन परत बहुत नुकसान होता है, उससे बीमारियां फैलती हैं। दूसरी बात यह है क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जब पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने के कारण भी काफ़ी नुकसान होते हैं। मिला जुला के मानव जीवन के स्वास्थ्य से लेकर पूरा एक जैसे उपजाऊ भूमि तक इससे प्रभावित हो रही हैं, पेड़ पौधे आज सब प्रभावित हो रहे हैं। अगर मतलब क्लाइमेट चेंज होगा, बाढ़ आ गई, वहाँ की पूरी उपजाऊ जमीन थी पूरी ख़त्म हो गई, बह गई बाढ़ में। इसके बाद हो गया, पेड़ पौधे थे वो भी चले गए, तो मतलब कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नुकसान इन सब चीज़ों से हो रहा है। इनका डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ रहा, लेकिन इनडायरेक्टली काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ने वाला, ठीक है। इन सबको ध्यान में रखते हुए सारी सरकारें, यानी कि सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व लोग यही सोच रहे हैं कि इन सब को कम से कम यूज किया जाए, बाकी नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ बढ़ा जाए। तो चलिए आप जान गए कि ये पुराने जो यानी परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जो परंपरा रूप से हम देखिए परंपरागत क्या होता है, जो प्राचीन काल से हम कोई चीज़ चली आ रही है उसको परंपरागत बोलते हैं। तो प्राचीन काल से क्या है, यही डीजल पेट्रोल आप सब यूज कर रहे हैं, कोयला, ये सब प्राचीन काल से चले आ रहे हैं ना। तो जो परंपरागत रूप से चीज़ें अभी तक हम यूज कर रहे थे उसको कम किया जाए। और अब अगला आपको ये जानना होगा तो अगर ये हम कम करें तो हमारे विकल्प के रूप में क्या है, ये इससे अच्छा क्या है कि जो हम इसको छोड़ रहे हैं उसको अपनाना चाह रहे हैं। चलिए उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत अक्षय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय क्यों, इसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। गैर परंपरागत क्यों, क्योंकि जो परंपरागत थी उसको हम छोड़ रहे थे, गैर परंपरागत हो गई। रिन्यूएबल आप समझ गए। अक्षय क्यों, क्योंकि इनके भंडार कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं। भविष्य का ईंधन क्यों, कि आने वाले समय में इन्हीं के ज़्यादा बोलबाला रहेगा ईंधन के रूप में। चलिए इन सब की बात तो हम कर लिए, लेकिन ये ईंधन हैं कौन कौन जो इतनी बातें हो रही हैं, चलिए हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये ईंधन देखिए, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। अब आप बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट है,
इसके बाद आपका टाइडल पावर प्लांट है, टाइडल ऊर्जा। और आप जैसे भूतापी ऊर्जा आप सुने होंगे। चलिए इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम चर्चा ज़रूर करेंगे, लेकिन उसके पहले हम चर्चा करने से पहले आपको समझा क्यों रहे हैं कि मतलब इसका महत्व क्या है, कि मतलब ये कैसे हैं, इससे इतना अलग हैं, या फिर कितने हमारे यूजफुल कैसे हैं। जैसे अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा हमको किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। क्या सूर्य कभी ख़त्म हो सकता है? देखिए बहुत लोग कहेंगे नहीं सूर्य की भी आयु लिमिटेड है। नहीं, उसकी आयु लिमिटेड है, सही बात है, लेकिन बिलियन वर्ष बाद है। सोचिए, अब बिलियन की बात कर रहे हैं, पता नहीं मतलब सोचिए क्या है बिलियन मतलब बहुत ज़्यादा, आप उसे कल्पना भी नहीं कर सकते, बिलियन वर्ष बाद है। तो अभी आप सोचिए भविष्य में क्या सूर्य ख़त्म नहीं होने वाला ना। बिलियन वर्ष मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ तक जाने की जरूरत नहीं। आप सोचिए, तो सूर्य कभी ख़त्म नहीं हो सकता, सूर्य से हमेशा हमको ऊर्जा मिलती रहेगी, यानी सूर्य के प्रकाश से। बात कर रहे हैं पवन ऊर्जा, तो क्या हवा बंद हो सकती है? अगर हवा बंद हो गई तो इंसान तो रहेगा ही नहीं, मतलब पूरा तहस नहस जीवन का सबका। तो हवा तो बंद होने से रही, इसका मतलब हवा भी हमको बराबर मिलती रहेगी, जिससे हम पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट, जल की बात कर रहे हैं, तो जल क्या है? जल ख़त्म होने वाला कभी? अब अरे इतना मतलब 2/3 लगभग जल भरा पड़ा है पृथ्वी पे, तो कहाँ से ख़त्म होने वाला है? उससे तो पहले आप देखेंगे इंसान ख़त्म हो जाएंगे, जल तो वहीं रह जाएगा। चलिए, ये सब चीज़ें ऐसे हैं, प्राकृत ने हमको ऐसी दी हैं कि कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं, इनके भंडार कभी नहीं ख़त्म हो सकते हैं। बस इनका यूटिलाइजेशन हमको कैसे करना वो तो हमारे ऊपर है, ठीक है। बाकी भंडार इनके ख़त्म नहीं होने वाले हैं, तो इसीलिए ये अच्छे हैं, यानी कि अक्षय ऊर्जा स्रोत हैं, ठीक है। वैकल्पिक क्यों इनको बोलते हैं? वैकल्पिक, देखिए एक और शब्द हम बोल रहे हैं वैकल्पिक। वैकल्पिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके विकल्प के रूप में हम इसको चुन रहे हैं, यानी इसके विकल्प के रूप में हम इसको चुन रहे हैं, इसलिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। चलिए आप समझ गए ना। अब सोचिए, अब दूसरी बात, अगर आप सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ले रहे हैं तो आप उसमें प्रदूषण कहाँ हो रहा है? आप धूप में बैठे हैं आराम से, आपको हल्का सा मतलब अच्छा लग रहा है, धूप में ठंडी के मौसम में वैसे अच्छा लगता है, तो आपको वहाँ प्रदूषण कहाँ होगा? अगर हवा चल रही है, अगर हवा चल रही है तो उसमें कौन सा प्रदूषण होगा? अब देखिए धूल सूल उड़ रही है तो बात अलग, उसको प्रदूषण, हवा के प्रदूषण वो नहीं बोलेंगे। प्रदूषण मानवीय क्रियाओं से मतलब उस तरह से होता है। प्राकृतिक प्रदूषण को कौन रोक सकता है बताइए? अगर प्राकृतिक प्रदूषण भी इंसान की वजह से हुए हैं तो भाई गलत है। जैसे अब अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इंसान की वजह से चेंज हो रहा है, क्योंकि इंसान मतलब इतना प्रदूषण कर दे रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये तो इंसान की वजह से। पेड़ों के अंधाधुंध कटाई कर दे रहा है, ये सब प्रदूषण की वजह हो तो इंसानों को वजह से हो रहे हैं ना, तो उसको आप वहाँ इंक्लूड नहीं कर सकते ना। तो आप सोचिए ये सब स्वच्छ ऊर्जाएँ हैं, मतलब इनको उपयोग करने से कोई प्रदूषण ना ही कोई नुकसान है। तो इसलिए हम इस पर डिपेंड ज़्यादा होंगे और उस पर डिपेंडेंसी कम करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में वो ख़त्म हो सकता है। ख़त्म होने के बाद बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इससे बचने के लिए अभी से हम तैयारी शुरू कर दें कि हम वैकल्पिक ईंधन के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा को अपना लें। नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने से ये भी अच्छा है कि प्रदूषण नहीं होता है, लोगों का स्वास्थ्य उससे अच्छा ही रहता है, इससे तो बहुत प्रभावित होता है। अब जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, दमा की प्रॉब्लम है, रोड पे धुआं निकल रहा है, उनके आसपास उनके घर, तो उनको और सांस लेने में प्रॉब्लम हो। दिल्ली में आप हाल देख रहे हैं कोहरे के टाइम में, यानी कि ठंडी में क्या हो जाता है, वहाँ फॉग की समस्या इतनी ज़्यादा होती है, अच्छे लोगों की सांस फूल जाती है चलने में। तो ये सब चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड हैं, ईंधन के उपयोग से। तो इन सब चीज़ों को हम छोड़ के इसको अपनाएं तो काफ़ी जीवन पे, स्वास्थ्य पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा और पर्यावरण पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। चलिए ये सब तो बातें हो गई, थोड़ा सा हम बात कर ले रहे हैं इन सब का उपयोग कैसे करते हैं। देखिए सौर ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा से हम कैसे उपयोग करते हैं? सोलर सेल द्वारा हम बैटरी को चार्ज करते हैं, इसके बाद अपना उपयोग करते हैं। वो सब तो फिजिक्स चीज़ें हैं, चलिए अगर हम कभी उस पर चर्चा करेंगे उस पर बड़ा डिटेल बात करेंगे। लेकिन आप जान लीजिए सौर ऊर्जा आप अक्सर देखे होंगे, सोलर लाइट लगी रहती है स्ट्रीट में, आपके गाँव में लगी रहती है, बहुत लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, तो वो सब आप देख सकते हैं, उससे कोई प्रदूषण नहीं हो रहा। इसका इंस्टॉलेशन जो थोड़ा खर्च है हल्का सा ज़्यादा शुरू में, इसके बाद आपके लिए मतलब आपके लिए अच्छा ही है। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। जैसे आप लाइट ले रहे हैं डायरेक्ट खंबे वाली, उसको आप बिजली के बिल महीना भरते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं भरना आपको, आपका अपना है, आराम से यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं, सस्ता भी है और प्रदूषण रहित भी है। बात करते हैं पवन ऊर्जा की। अब हवा बह रही है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बहती हवा का हम उपयोग अपनी ऊर्जा में कर लें तो कितनी अच्छी बात है। यही होता है कि बहती हवा को यानी विंड मिल के सहारे से हम यांत्रिक मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर उससे हम देखिए कन्वर्ट करने का मतलब आप अब देखिए, अब उसको थोड़ा बड़ी चीज़, ज़्यादा चीज़ें हैं। चलिए हम थोड़ा सा आपको व्यू दे रहे हैं कि मतलब बिजली की प्रोड्यूसिंग कैसे होती है। जैसे आप अगर बात कर रहे हैं, हम यहाँ बात किए थे यहाँ पर
परंपरागत ऊर्जा स्रोत में हम किए थे कोयले से बिजली का उत्पादन होता है। तो कोयले से बिजली का उत्पादन कैसे होता है? आप कोयला जला के पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करके भाप बनती है, भाप को आप नाजर की सहायता से टरबाइन पे फेंकते हैं और टरबाइन बहुत देर रोटेट करता है। अब अगर कोई चीज़ रोटेट, आप जनरेटर अपने गाँव में देखे होंगे अच्छी तरह, गाँव में नहीं बाजार में कहीं भी जनरेटर देखे होंगे चलते हुए। तो जनरेटर लाइट कैसे प्रोड्यूस करता है? उसको कोई चला देता है, यानी किसी सहारा चल रहा है। अब आप चाहे इंजन उसमें सेट करके चला दीजिए, चाहे अपने हाथ से उस स्पीड से घुमा दीजिए, वो लाइट पैदा कर देगा। तो बस वही सिद्धांत, हमारा मेन मकसद टरबाइन को घुमाना होता है, कैसे भी घुमाएं। तो कोयले में यही होता है कि भाप गरमा के उस पर ऊपर फेंकते हैं नोजल की सहायता से। वाटर टरबाइन में भी यही होता है। वाटर टरबाइन हम बात करें, चलिए इसको भी बात करें। वाटर टरबाइन भी होता है, हम टरबाइन के ऊपर पानी गिराते हैं बहुत ऊंचाई से, वो भी डक्ट के सहायता से, वो भी नाजल के थ्रू उस पर भी गिराते हैं, ठीक है। तो इससे स्पीड उसकी अच्छी खासी बन जाती है, उस पर बिजली प्रोड्यूस हो जाती है। उसी तरह विंड मिल में भी होता है। विंड मिल बड़े बड़े पंखे लगा दिए जाते हैं बहुत ऊंचाई तक, वो हवा के सहारे घूमते हैं। जब तेज़ घूमते हैं तो वो भी रोटेट करवाते हैं। अब देखिए अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ घूम रही है और उसके सहारे कोई दूसरी छोटी चीज़ रही है, तो देखिए एक रोटेशन ये पूरा करेगी, तब तक ये इसका कितना रोटेशन हो जाएगा, समझ रहे हैं? उसको पूरा करने में एक कई रोटेशन घूम चुकी होगी ना, तो उसकी स्पीड तो कम रहेगी पंखे की। लेकिन जहाँ टरबाइन वाला सिस्टम जो मेन घुमाने वाला, वो बहुत तेज़ी से घूमने लगेगा, उससे प्रोड्यूस हो जाती है। इसी तरह सौर ऊर्जा में तो आप समझ रहे हैं। टाइडल में क्या होता है? टाइडल मतलब जो ज्वार भाटा आप सुने होंगे, चलिए हम जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल ये सब बातें बताएंगे, वहाँ बड़ा मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में टाइडल, ठीक है। तो चलिए यहाँ अभी थोड़ा सा आप जान लीजिए टाइडल में क्या होता है कि जब ज्वार का पानी ऊपर उठ के आता है तो वहाँ जब किनारे जहाँ ज्वार आती है वहाँ क्या करते हैं, सब बांध बना देते हैं। जैसे पानी ऊपर उठ के आया, बांध में पानी इकट्ठा हो गया, अब इकट्ठे हुए पानी को हम बस यूज करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट की तरह, ठीक है। ये हो गया। बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा। तो आप जान रहे हैं पृथ्वी के नीचे जैसे जैसे आप जाते हैं गर्म हो जाए, यानी कि आप इतना जान लीजिए कि कितना, शायद 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ता है, ठीक है। तो क्या होता है जब नीचे आप जाएंगे ताप बढ़ता है। कहीं कहीं ऐसी जगह हैं कि जहाँ मतलब काफ़ी नीचे तक होल है और उसके गर्म चीज़ें यानी गर्म हवाएं निकलती हैं, कह सकते हैं ताप निकलता है। तो उसकी सहायता से कहीं कहीं गर्म पानी आप देखे होंगे, उसकी गर्म पानी भी निकलता है, उसकी सहायता से भी हम यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में। तो आप एक बार ओवरव्यू जान लीजिए अब क्या है। मेन मकसद क्या था हमारा? ऊर्जा का स्रोत पढ़ाना। ऊर्जा के स्रोत में सबसे मेन फोकस हमको नवीकरणीय ऊर्जा पे करना था। उसके लिए हमको बताना पड़ा पूरा ऊर्जा स्रोत क्या है, परंपरागत रूप से हम किन ऊर्जाओं को यूज कर रहे थे और उनका ड्रॉबैक क्या हुआ जो हमको इनको छोड़ के दूसरे पे जाना पड़ा। दिक्कत ये हो रही थी कि ये जो परंपरागत रूप से ऊर्जा स्रोत है वे ख़त्म होने के कगार पे हैं, आने वाले टाइम में ख़त्म हो सकते हैं। तो अगर पूरा डिपेंड हम उन्हीं पर रह गए तो हमको ऊर्जा का बहुत बड़ा संकट सभी के लिए आ जाएगा। हमारी सारी अर्थव्यवस्था रुक जाएगी, सारी इंडस्ट्री, मोटरसाइकिल, बाइक, ये जो भी चलती हैं, कार, सब वहीं की रखी रह जाएंगी। तो इसके लिए हमको वैकल्पिक ईंधन के रूप में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा ताकि ये ख़त्म भी हो जाए तो कोई हमारे पास ऑप्शन रहे। इसके लिए हम नवीकरणीय ऊर्जा पर गए। नवीकरणीय ऊर्जा एक तो अच्छी ऊर्जा है, नहीं समाप्त तो नहीं हो सकती, हमेशा इसका यूज कर देंगे, लेकिन इसके साथ साथ पर्यावरण यानी इसको इको फ्रेंडली बोलते हैं, पर्यावरण के लिए भी अच्छी है क्योंकि यहाँ इससे प्रदूषण होगा नहीं और मनुष्य जीवन या किसी भी पेड़ पौधे, मनुष्य या फिर कह सकते हैं जितनी भी लिविंग थिंग है यानी जैविक चीज़ें हैं, सब पे उसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब इसके फ़ायदे हैं और इसके नुकसान थे जिसकी वजह से हमें इसको अपनाना पड़ा, और इसके फ़ायदे हैं जिसकी वजह से हम अपनाना चाह रहे हैं। देखिए एक बात और बता दें कि भारत में जो 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया कि अक्षय ऊर्जा का हम 500 गीगावाट प्रोड्यूसिंग करेंगे, ठीक है। लेकिन देखते हैं हो पाता कि नहीं, क्योंकि अभी 2022 में 175 गीगावाट का रखा गया था। तो उस समय अभी ये 22 लगभग ख़त्म होने को है, लेकिन वो हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कोशिश अगर सबकी रहेगी तो 500 गीगावाट 2030 तक हम लोग प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोगों की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।